नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेट 2021 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सीरीज ए के सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे किस पार्ट से यानी किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो हमारे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अटेम्प्ट करने में मदद करेंगे। चलिए आइए देखो परीक्षा की हर तरीके की निर्णायक तैयारी में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं। साथ ही ये कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज ए थी फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका पहला क्वेश्चन है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला अनुक्रम सही क्रम क्या है। काला क्रमानुसार सही क्रम क्या है, जिसका जो आंसर हम लगाएंगे इसमें सबसे पुराना जो शासक होगा वो इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी होगा, उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, फिर अकबर आते हैं। इस तरीके से 4312 ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देखते हैं 4312 यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन 4312 सही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं फटाफट, जो कि हम जल्दी से समझ पाएंगे। साथ में ये भी हम देखेंगे किस चैप्टर से यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी कौन से संत जो हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। इसका राइट आंसर तुकाराम है, यानी तुकाराम जी संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन था। फिर था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षा में आता है और बहुत ही इजी है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। हम जानते हैं एक ट्रिक होती है कि क्लाइव है विलियम के मौसी, क्लाइव से क्लाइव, है से हेस्टिंग, विलियम से विलियम, कैसे कैनिंग, मौसे राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विलियम कै मौसी, मौ से माउंटबेटन, सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इस तरीके से है, आप इसको याद करें। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता संबंधित है किससे, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा हम 100 के 100 क्वेश्चन तक देख सकें। ऐसा नहीं कि आप बस आगे ही फंसे रहें। ठीक है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, आपको हर चीज़ को ध्यान देना है, कोई भी एक क्वेश्चन को लेकर आपको रुकना नहीं है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है ये, इसमें जो डेट दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो है निर्णायक डेट होती हैं। जैसे 200 इसमें जोड़ा बनाना था, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना था। 261 BC जो दिया गया है, एक कलिंग युद्ध था, जिस समय अशोक ने कलिंग युद्ध किया था तो उसने क्या किया था, धर्म नीति अपना लिया था, उसने युद्ध की नीति छोड़ दिया था। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 में ईसा पूर्व। और AD 78 ये जो है शक संवत की शुरुआत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शक संवत की शुरुआत कब की हुई थी, 78 AD। ठीक है, उसके बाद ये 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, 622 ईसा पूर्व। ठीक है, ईस्वी में, ये ईस्वी होगी, ईसा पूर्व नहीं होगा, 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की जो डेट लिखी गई थी ये गलत थी। सर औरंगजेब की मृत्यु क्यों पूछा गया, क्योंकि ये मुगल युग का, इसकी मृत्यु के बाद मुगल युग का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, यही जो है औरंगजेब के बाद मुगल युग को हम उत्तर मुगलिया करके पढ़ने लगते हैं इसके बाद, इसलिए ये डेट सारी जो है निर्णायक थी। ठीक है, इस तरह के से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सब लोग कर पाते हैं। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे। इस तरह के हम देख पाए हैं कि ये कुछ क्वेश्चन पुरानी हिस्ट्री से थे और कुछ मॉडर्न थे। ठीक, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। देखो, एक होम रूल मद्रास में शुरू हुई थी, दूसरी बम्बई में। मद्रास वाला यानी बेसेंट ने शुरू किया था और मुंबई वाला लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। इस तरीके से 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान कीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। इसमें क्या है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन अगला है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज, ये नीचे दिया गया है,
सत्यशोधक समाज जो कि था ज्योतिराव फूले, ये इसका राइट आंसर होगा ज्योतिराव फूले। तो इस तरीके से हम नीचे देखेंगे 4 वाला किसी में नहीं आया है, तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में 4 वाला नहीं है। देखो इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा मिलाने पे, ठीक है। हालांकि मिला के मैंने दिखा दिया है, जो भी आंसर होगा वो आप समझ पाएंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया, ठीक। ऐसे ही भी क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और ऐसे ही आएंगे क्योंकि आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा पेपर है, हमें यही समझ के इस पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी परीक्षाओं के रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इन चीज़ों को सिंपल ना समझें, करें, कोशिश करें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। पट्टाभी सीतारामैया जो थे, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों को चुनाव में खड़ा किया गया था। पट्टाभी सीतारामैया हार गई, गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी हार है, तो गांधी जी नाराज हो गए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, तो राजेंद्र प्रसाद जी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको याद रखना। और ये जो हुआ था, ये इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1939 में, ठीक है, ये हुआ था। उसी में गांधी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसको छोड़ने के बाद। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन था झेलम, चिनाव, रावी, व्यास। तो देखो सलाल जो है ये चिनाव पर स्थित है, सलाल चिनाव पर स्थित है। सलाल के साथ बगलिहार, दुलहस्ती, ठीक है, ये सारी जो भी हैं पनबिजली परियोजनाएं ये चिनाव पर स्थित है। झेलम पे भी 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। उकाई तो ताप्ती नदी पर है। ये झेलम पे जो है उरी और तुलबुल, कौन सी? उरी और तुलबुल, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, उरी और तुलबुल, ये दोनों परियोजनाएं जो हैं झेलम पे है और बहुत बार पूछी गई, इसलिए मैंने कहा बता दूं। और दूसरा क्वेश्चन था बसंत बिसु, देख रहे हैं। अब इसके बाद हाँ, मैंने ये चीज़ें आपको नहीं बताया, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, देख लीजिए। 10 क्वेश्चन के बाद हिस्ट्री समाप्त होती है। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, तो आधुनिक हिस्ट्री आप पढ़ के जाना, मतलब कि वही जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ 5 क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन रहेंगे एकदम सिंपल रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसे सलाल पनबिजली परियोजना, ऐसी चीज़ें आप सिंपल चीज़ें पूछी जाएगी। अगर आपने कंपटीशन की थोड़ी बहुत तैयारी की है, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। बस मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, कभी ये मत सोचना मैं 70 अटैम्प्ट करके आऊँगा, 80 करके आऊँगा, नहीं, आपको 100% अटैम्प्ट करना है, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ, जब बिल्कुल ही ना समझ में आए तब छोड़ देना। हालांकि 1/4 माइनस मार्किंग है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखो बसंत बिसु क्या होता है, आप इसको देखेंगे तो हालांकि लग रहा होगा कब होता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आप आराम से बसंत कब लगता है? मार्च या फरवरी में। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बसंत बिसु 21 मार्च को होता है, जबकि शीत बिसु जो होता है वो 23 सितंबर को होता है, ठीक है। शीत बिसु 23 सितंबर को, 21 जून को उत्तरी ध्रुव में बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में बड़ा दिन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, तो सीधा सा आंसर था तांबा, ठीक है। इस तरीके से हम देख पाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही बिल्कुल आसान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में था, ठीक है, असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हमने थोड़ा सा भी नदियाँ पढ़ा है नदियों के बारे में, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। हिमालयी मतलब नदी तंत्र मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ही हिमालय से निकलती हैं। गोदावरी जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती है, और कावेरी भी इसी तरह पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मणगिरी से कावेरी निकलती है, गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 2nd और 3rd होगा, ठीक है, बी, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5 क्वेश्चन जो थे वो हमारे भूगोल से थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन इसी तरह से अर्थशास्त्र से पूछे गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक। पूछा गया बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर क्या होता है? आयोग ने जो माना था आंसर इसका वो था देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर माना था, क्योंकि इसका सही है आंसर, यही सही है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन था हमारा
कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर माना गया था वो था विकल्प सी, यानी यदि नगद कोषानुपात घटा दिया जाए तो साख सर्जन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी जो होते हैं निजी अधिकार होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना। ठीक है, इसका राइट आंसर था। इसी तरह से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन था 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जिसमें राइट आंसर आप सबको पता है आरबीआई का गवर्नर। ठीक, लेकिन उसमें क्या था, लोग कंफ्यूज हो गए थे। किसके हस्ताक्षर बार बार पढ़ा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, लोगों ने वित्त सचिव पर टिक कर दिया है। ठीक है, जो कि गलत हो गया था। इस तरीके से क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये फेमा का पूर्ण रूप है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से। और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। इसका राइट आंसर था राज्य सूची। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय होता है। इस तरीके से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय पंचायत का गठन हो ना हो इस पर बड़ा सामंजस्य था, तो इसको वहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। हालांकि इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में रख दिया गया था। तो अनुच्छेद 40 में आपने पढ़ा होगा राज्य नीति निर्देशक तत्व, तो उसी चीज़ का इसने पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आइए देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। इसको आपने देखा होगा आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21A ये इसका राइट आंसर था। ठीक, इसी तरह से हम आगे देखेंगे, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। आप सबको पता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को, ठीक है, उसके बाद फिर 11, फिर उसके बाद 13 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है, ठोस चालक में अब देखिए 5 क्वेश्चन थे पॉलिटी से, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल ऊपर से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, क्योंकि 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुत ही सिंपल आएंगे। बहुत आपको हार्ड, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बस ये सिंपल सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ये न छूटने पाए। ठीक है, क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। आपको सिंपल सी जानकारी है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ होंगे वहीं धारा प्रवाहित होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में होते हैं, जैसे Na+, ठीक है, Fe+, एल्युमिनियम ट्रिपल+। तो जिसमें प्लस होते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धारा वाहक होते हैं। ठीक, ये साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपल क्वेश्चन ये था, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो ये प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की मापन की इकाई है। यानी प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जहाँ भी रहेगा वहाँ क्लोरीन रहेगी। क्लोरीन का काम है रंग उड़ाना, तो ब्लीचिंग का काम भी यही है, रंग उड़ाना। ठीक, तो NaCl होगा नहीं, CaOCl2। हालांकि सबको पता होता है इसका फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका राइट आंसर था। यानी सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन था 24 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, खरे यानी प्योर गोल्ड का परसेंट क्या था। आप जानते हैं 24 कैरेट सोना जो होता है शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। तो 24 कैरेट का 18 कितना परसेंट हुआ, तो 75% हुआ। सिंपल सा लॉजिक है, तो इसका राइट आंसर भी 75% ही होगा। ठीक है, इसी तरह से 22 कैरेट का ऐसे भी, मतलब इधर उधर के क्वेश्चन भी वो रख देता है आयोग। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर से रखता है क्वेश्चन ताकि सारे सब कोई ना कर पाए। तो हालांकि बहुत कठिन नहीं था, सिंपल था, लेकिन ये लॉजिक पता हो तो। ठीक, संतरे में बहुतायत में होता है, सिंपल है।
संतरे में विटामिन सी होता है। ठीक, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए आते हैं साइंस, हमने देख लिया, साइंस के भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी तरह से एकदम सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन पूछे गए। और मैथ में क्या था, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 बराबर 72/56। इसको आप जब काटेंगे तो 324 इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, 324 इसका राइट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, एकदम सिंपल ही है। अब इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। आइए आगे देखते हैं। ये था हमारा a + b के होल क्यूब पर आधारित इसका जो होता है फार्मूला, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस a² + b² माइनस ab इंटू a + b, a³ + b³ a + b का होल क्यूब, सॉरी a + b का होल क्यूब बराबर a² + b² माइनस ab, एक ब्रैकेट में a + b। तो यानी इसका जो आंसर होगा a + b आएगा। ठीक है, a³ + b³ a³ + b³ की जगह पर हम रखेंगे ये नीचे वाला सारा और a + b। इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो a + b आंसर इसका आएगा। ठीक है, ये फार्मूला रट के जाना, फार्मूले से मैथ में क्वेश्चन जो भी आएंगे फार्मूले से एकदम सिंपल सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें था परमेयकरण, आप परमेयकरण करेंगे तो 4 - √15 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, परमेयकरण करेंगे आराम से आ जाएगा। परमेयकरण करने का मतलब ऊपर नीचे हम सेम टू सेम चीज़ें से, जैसे √5 + √3 है तो इससे ही इसके अपोजिट से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अपोजिट मतलब हुआ √5 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम तो ऊपर जो हो जाएगा वो 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो होगा वो a + b और a - b का फार्मूला बन जाएगा, जैसे a² - b² होगा, जिस 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर a माइनस मतलब √5 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 - √15 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मान लीजिए टीवी सेट 100 रुपये का था, कितने का था, 100 रुपये का, उसका मूल्य 30% घटा 70 रुपये हुआ। अब उसका कह रहा है बिक्री कितनी बढ़ गई, 20%। और ये 70 का 20% यानी 120% हम निकालेंगे। अगर 70 का 120% क्या होगा, वो आएगी, जो आएगा रिजल्ट वो 84 आएगा। 70 का 20% 14 होगा। ठीक है, 84 आएगा, यानी हमारे 16% जो है वो घटी, उसके आय 16% घट गई। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसे बताने में समय लग रहा है, हालांकि करेंगे आप भी तो आराम से कर पाएंगे। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस कोशिश मैंने कई बार कहा है पूरा सॉल्व करना है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, किसी को सपोर्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और जिसको सपोर्ट करोगे उसको भी अच्छा लगेगा। बस इतना सा निवेदन है, मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, यानी 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र जो है 20% बढ़ जाती है, यानी औसत उम्र जो दी गई है ये 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 37 राइट आंसर आएगा। आप 20% इसका निकाल लेंगे तो उसको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा इसको 4 से गुणा करेंगे आप तो 18 चौक 72 74 हो जाएगा। ठीक है, 72 2 74 74, और उसके बाद इसका जो है आप 120% निकाल लीजिए। 120% आप निकालेंगे इसका, तो जब आप 18.5 का 120% निकालेंगे तो वो आएगा 22.2। क्या आएगा, 22.2 आएगा। इसको आप गुणा करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। इसे आप 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 111। कितना आएगा, 111 आएगा। जब 111 को आप घटाएंगे 74 से तो आपको 37 जो कि इसका राइट आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब आ गया हिंदी, यानी 5 क्वेश्चन आपको मैथ से मिलेंगे। ठीक है, हिंदी है। हिंदी में जो पूछा गया था क्वेश्चन पहला, एकल का विलोम क्या है। बहुत इजी पूछा गया था, बिल्कुल इजी, आराम से कर पाएंगे। एकल का विलोम बहुल, पर्याप्त, अकेला, उपयुक्त, ये सारे नहीं थे, केवल बहुल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, जिसका राइट आंसर जो है अहंकार। अगला क्वेश्चन है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द
में एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, मनोहर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर था महत्वाधन आकांक्षा। महत्वधन आकांक्षा से मिलकर महत्वाकांक्षा बना है, जिसका ये राइट आंसर है। अब आगे ये अनसीन पैसेज पूछा गया था इंग्लिश से, ठीक है, जिसके बाद हमें 5 क्वेश्चन मिले थे, जिसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हालांकि ये रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन आप जान पाएंगे। इस तरह से पूछा गया था, जैसे पूछा गया था ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, उसमें दिया गया था, उसको पढ़ना था, उससे आप समझ पाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ये पर्सन हैविंग वरीड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू एंजॉयड। जो इसका राइट आंसर आयोग ने माना है वो डी है, 42 डी। इसका है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। आप उस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो आप आराम से इसका आंसर ढूंढ पाएंगे, जो उसी में दिया रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यूज। तो इसका जो राइट आंसर माना गया था वो सी माना गया। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सी को आयोग ने राइट माना था। हालांकि ये आपको पैसेज में दिया गया है, वहीं से आप इसको पढ़ेंगे कर पाएंगे। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनिम्स मीन्स जैसे हिंदी में पर्यायवाची होती, इंग्लिश में सिनोनिम्स। आपको फेमस का सिनोनिम्स बताना था। फेमस मीन्स पॉपुलर, सिंपल सा था। फेमस का सिनोनिम्स पॉपुलर। ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन। गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग यानी ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके आर पार देखा जा सके। इसका राइट आंसर था ओपाक्यू, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके, इसको कहते हैं अपारदर्शी। ठीक, अपारदर्शी, ओपाक्यू। इस तरह से इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, ये आप कुछ भी समझ लीजिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी रीजनिंग भी इसे कह सकते हैं आप, और साइंस से भी ये है। जैसे पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करता है, नृविज्ञानी किसका अध्ययन करेगा? नृविज्ञानी मानव का अध्ययन करेगा। ठीक है, हालांकि ये इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मानव का अध्ययन। आगे क्वेश्चन है 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। जैसे दही, मक्खन, तेल, पनीर। ये दही, मक्खन, पनीर सारे एक शब्द हैं, लेकिन तेल इसमें से डिफरेंस था, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक, तेल। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शंस को QQPQ PCVEUH PMT लिखा जाता है, इसी प्रकार ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसमें आप देख पाएंगे कोड को एक प्लस किया गया है, ठीक, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, ऐसे किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक, इसको आप आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर बुआ होगा, आप आराम से कर पाएंगे। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? 50 नंबर क्वेश्चन था, जिसका आंसर 5 था, यानी इसमें 5 सोमवार होंगे। तो आपने देखा इस तरीके से रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन थे, मैथ से 5 क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स पर फोकस जरूर कीजिएगा आप। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। पूरे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। देखिए, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया था? ये उस समय का करंट क्वेश्चन था, जिसमें पटना में लाइट हाउस परियोजना नहीं लगी थी। देश के कुल 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना उस समय लगाई गई थी। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? इसका राइट आंसर रिलायंस जियो था, उस समय का क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बोल्ड परियोजना। उस समय चल रही थी बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ट्रॉट, यानी सूखे में बम्बू को लगाया जा रहा था। यानी ये परियोजना जो है राजस्थान में बांस लगाने के लिए चल रही थी, वो बम्बू बोल्ड, ठीक है, बोल्ड परियोजना। ठीक है, उस समय का करंट क्वेश्चन था। इस मतलब 6 महीने के सारे करंट आपको पढ़ के जाना है। ये कोरोना के समय चल रहा था, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश
कौन सा था? इस संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना थी एक, तो इसमें जो है उस समय राइट आंसर माना गया था घाना। घाना जो था वो इस पहल में पहला ऐसा देश था जिसने वैक्सीन प्राप्त की थी। ऐसे ऐसी चीज़ें एकदम सिंपल पहली, ठीक है, ये सब पूछी गई थी। 10 क्वेश्चन थे। इस समय ये श्रीसा बांदला वाला था। श्रीसा बांदला भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, श्रीसा बांदला, ठीक है। ये भी उस समय क्या, अब ये एक कुछ दिन बाद स्टेटिक्स ही हो जाएगा ये। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो उस समय जब ये चला था, इसमें सुमित मलिक थे एक, उन पर डोपिंग के मामले पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये राज्य जो था एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी वो हिमाचल प्रदेश में उस समय लागू की गई थी। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आप समझ पाएंगे किस तरीके से पूछा गया था। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में 2019-2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? UDISE प्लस शुरू किया गया है। ये जो इसका राइट आंसर है वो शिक्षा मंत्रालय, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, UDISE प्लस। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है था कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर था विराट कोहली। विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए सुपेश और एक फास्टर पोर्टल भी शुरू किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपने देखा 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कितने 10 पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स को बढ़िया से देख के जाना है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? भारतीय राज्य कितने थे जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने हैं? ठीक, तो ये हैं 5 भारतीय राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 5 भारतीय राज्य हैं। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी है? देखो इसमें ऑप्शन ही कैसा दिया गया था कि आप आराम से इसको एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, सांजोस, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा? देखो लक्षद्वीप क्या है, वो केरल के पास है, इसलिए लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इस समय लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनका समाप्त कर दिया गया था। इस समय 550 ही होगा, लेकिन उस समय जो आयोग था इसको जो है 552 ही सही माना था। हालांकि तब ये चीज़ें पारित हो चुकी थी, लेकिन आयोग ने 552 ही माना था, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको 2 देश मिलते हैं सार्क के सदस्य नहीं है। एक म्यांमार रह सकता है कभी कभी, कभी कभी चीन रहता है। कौन? चीन। चीन भी सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा गुफाएं औरंगाबाद में है। आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? आराम से आप जानते हैं, ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आराम से बता सकते हैं, बुध है सूर्य के नज़दीक। पृथ्वी के नज़दीक पूछता तो हम शुक्र बताते, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कब? 1913 में। 1913 में सबसे पहले रविंद्र जी को दिया गया था पूरे एशिया में, ठीक है। अब फिर गद्यांश था हिंदी का, इसको पढ़ोगे आप, ठीक। और इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप आराम से इसको हल कर पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है जो इस तरीके से है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? हालांकि आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसान से कर पाएंगे। शांति मानव जाति के विकास के लिए, ठीक है, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। विश्व में शांति मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला था क्या? विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है क्या? फिर ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको पता लगा अहिंसा और प्रेम, इन सारी चीज़ों पर उसमें बात की गई है, ठीक। आप आराम से कर पाएंगे। अहिंसा और प्रेम इसका राइट आंसर होगा, ठीक। फिर हम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन था, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा?
अहिंसा द्वारा, किसके द्वारा? अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। ये आपको पैसेज में सारा कुछ एकदम क्लियर स्पष्ट बताया गया, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ईजी होता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति, सुख और संरचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत माने नितांत का उपयुक्त पर्याय क्या है? इसका आंसर है बिल्कुल। नितांत मीन्स बिल्कुल, ठीक, ये पूछा गया था। इस तरीके से हम देख पाए 5 क्वेश्चन था। दूसरा फिर एक गद्यांश दिया गया है, ठीक। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन गद्यांश के भी पूछे गए थे, ठीक। मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप समझेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था ग्राफ से। 2 गद्यांश से हिंदी से आएंगे, एक इंग्लिश के गद्यांश से आ सकता है। इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएगा ये कंफर्म नहीं है। और मैथ से एक ग्राफ से आएगा, ठीक। 5 क्वेश्चन ग्राफ से आएगा, आप इसको देखेंगे आराम से, बिल्कुल आप ग्राफ का अध्ययन करके जाएंगे और कर पाएंगे, ठीक। 5 क्वेश्चन ये ग्राफ से आएगा, ठीक, आराम से आप देख के कर पाएंगे ग्राफ से। उसके बाद यही सारी चीज़ें आएंगी आपको, पाई चार्ट, ग्राफ, ये सारी चीज़ें आएंगी। बस यहीं पे वीडियो समाप्त हो रहा है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी पेपर जब देने आप जाना तो आप पूरा क्वेश्चन एक बार पेपर पढ़ लेना, देख लेना। जो भी क्वेश्चन में आपको लगेगा मैं नहीं कर पाऊँगा, उसको पहले आप मत अटैम्प्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट अटैम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।